नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम पॉलिटी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 42 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो बोलते हैं कि हमारे संविधान में जो न्यायिक पुनरीक्षण का जो संकल्पना ली गई है वो किस देश के संविधान से ली गई है, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और इस क्वेश्चन के बारे में मेंस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में आप 60 वर्ड में कुछ लिखिए या फिर थोड़ा सा लिखने के लिए पूछ लेते हैं। देखो, जुडिशियल रिव्यू की जब भी हम बात करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऑप्शन डी यूएसए जो है वो सही आंसर होगा। अब यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट लिया है, जुडिशियल रिव्यू लिया है। जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है वो भी हमने वहीं से ली है। और जुडिशरी, जिसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो वो कॉन्सेप्ट भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। तो अगर एग्जामिनर को यूएस से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछने हैं और क्वेश्चन पूछना भी इसी संदर्भ में है तो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर कुछ और क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो लिया गया था। एग्जामिनर पूछ लेगा कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपको पता है कि इमरजेंसी जब लगती है तो उस दौरान फंडामेंटल राइट जो है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो लिया। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ से लिया है, कि हम अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ये प्रोविज़न जो है हमने कहाँ से लिया है। तो ये प्रोविज़न हमने अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो लिया है। इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोविज़न हैं, परंतु जो फेमस हैं और जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो एक बार हमने रिवाइज जो है वो ज़रूर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या बोलते हैं। 43 में बोलते हैं विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। तो बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो पंचायती राज संस्थानों के लिए जो है वो प्रावधान करता है। तो हम जब भी पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम एक तरह का राइट पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये हम पढ़ते हैं, आपको याद होगा। तो ये आता है आर्टिकल नंबर 40 में। ऑप्शन बी सही आंसर। बहुत बार ये क्वेश्चन एचएस में पूछा गया है। एचएस के अलावा एलाइड, नायब तहसीलदार, इन एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हम अलग अलग फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो है वो बात करते हैं। एक तो आपने जान ही लिया, आर्टिकल नंबर 40 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है और इसका ये जो है ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज, पंचायत की या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की ये बात करता है। आपने ध्यान रखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल है, यहाँ पर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, यहाँ पर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। तो गांधीयन प्रिंसिपल में आर्टिकल नंबर 40 आता है, आर्टिकल नंबर 43 आता है, यहाँ पर 43B आता है, 46 आता है, 47 आता है और 48 आता है। तो इसमें से 43 की बात करते हैं तो वो कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की जो है वो बात करता है। आर्टिकल नंबर 46 की अगर हम बात करते हैं तो वो बात करता है प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इसकी ये बात करता है कि इनके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एजुकेशनल इंटरेस्ट को जो है वो प्रमोट किया जाए। और आर्टिकल नंबर 47 बात करता है कि आप अल्कोहलिक, इनके ड्रिंक्स, इंटॉक्सिक जो ड्रिंक्स होते हैं उनको जो है वो नहीं ले सकते, इनकी कंजम्पशन जो है वो नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 48 जो है वो मनाही करता है, इनके प्रोहिबिट करता है किसके लिए, ये जैसे कि जो पशु बलि होती है, गऊ हत्या, जैसे कि स्लॉटर ऑफ गऊ होती है, काब्ज होते हैं, इनकी जो स्लॉटरिंग है उसके ऊपर जो है ये रोक लगाता है, वो आप ध्यान रखिए। तो ये आपने गांधीयन प्रिंसिपल जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में से उठा के जो है वो पढ़ लिए, जान लिए, इतना ही याद रखिए। गांधीयन प्रिंसिपल याद रख लिए तो आधे से ज़्यादा डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपने सॉल्व कर दिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिए। 44 क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। 44 क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू। तो बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनमें से किसको नहीं दिए जाते। तो फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं दिए जाते पॉलिटिकल सफरर्स को, जो राजनीतिक हानि उठाने वाले हैं उनको जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो नहीं दिए जाते।
फंडामेंटल राइट का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा किस तरह से आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट जो है वो कुछ ऐसे राइट हैं जो इंडियन सिटीजन्स को हैं, और कुछ ऐसे राइट हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट जो है सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही है, फॉरेनर्स को नहीं है। तो पहले उन राइट्स की बात करते हैं जो फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही है और ये फॉरेनर्स को नहीं है। तो इसमें आर्टिकल नंबर 15 आता है, आर्टिकल नंबर 16 आता है, आर्टिकल नंबर 19 आता है, आर्टिकल नंबर 29 आता है और आर्टिकल नंबर 30 आता है। आर्टिकल नंबर 15 फंडामेंटल राइट में जो आता है उसको वो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसके लिए ये मना करता है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते उसकी रिलीजन को लेकर, उसकी कास्ट को लेकर, उसके जेंडर को लेकर, उसके बर्थ को लेकर, बर्थ ऑफ प्लेस को लेकर, इसके ऊपर आप नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ। आर्टिकल नंबर 16 बात करता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको पता है हमारे यहाँ पर सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाती हैं एम्प्लॉयमेंट में खासकर, तो ये आर्टिकल नंबर 16 उसकी बात करता है। आर्टिकल नंबर 19 जो है वो बात करता है प्रोटेक्शन है हमारे फ्रीडम्स, कुछ फ्रीडम्स की बात करता है। ये फ्रीडम्स हैं जिसमें स्पीच का फ्रीडम आता है, एक्सप्रेशन का फ्रीडम आता है, हम कहीं पर असेंबल हो सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, रेजिडेंस कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 19 उसकी बात करता है। आर्टिकल नंबर 29 जो है वो किसकी बात करता है, ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। तो माइनॉरिटीज़ जो है उनके कल्चर की प्रोटेक्शन की बात करता है, उनके लैंग्वेज की प्रोटेक्शन की बात करता है। आर्टिकल नंबर 30 जो है वो बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लाइज एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टेब्लाइज कर सकते हैं। तो इनके राइट को लेकर जो है ये बात करता है। तो ये 5 राइट आपने समझ लिए तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपके अब क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 में बोलते हैं रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिस्कल रिलेशंस आर मेड बाय। तो बोलते हैं विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति को अनुशंसाएं की जाती हैं। तो देखो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन जो है वो कुछ भेजी जाती हैं, आपने सुना होगा। तो ये पूछते हैं कि इस पे जो यूनियन स्टेट फिस्कल रिलेशन होते हैं उसके ऊपर कौन प्रेसिडेंट को जो है वो रिकमेंडेशन देता है। तो प्रेसिडेंट को जो यहाँ पर रिकमेंडेशन दी जाती है वो फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो है वो दी जाती हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाता है। अब फाइनेंस कमीशन के द्वारा दी जाती हैं। फाइनेंस कमीशन का भी क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फाइनेंस कमीशन बोलते हैं किस तरह की बॉडी है। तो फाइनेंस कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बॉडी है। पहला क्वेश्चन आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है कि कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनेंस कमीशन की बात करता है। तो आर्टिकल नंबर 280 आर्टिकल नंबर जो है ये बात करता है किसकी, ये बात करता है आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फाइनेंस कमीशन को लेकर बातें कही गई है। अब कहते हैं कि फाइनेंस कमीशन में चेयरमैन होते हैं और कितने मेंबर होते हैं। देखो फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं और 4 अन्य मेंबर जो है वो होते हैं। अब ये इनको कौन अपॉइंट करता है, तो ये ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर जो है ये लोग क्या करते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो होती है। ये आप ध्यान रखिए। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में ये 3-4 क्वेश्चन आपने ध्यान रख लिए तो ये काफ़ी होगा आपके लिए। बाकी आप मुझे यहाँ से कमेंट करके बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर कि यहाँ पर नीति आयोग जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। अब नीति आयोग के एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का नाम आपने कमेंट करके जो है वो बताना है। इनके वाइस चेयरमैन का नाम आप कमेंट करके बता दीजिए। ये छोटा सा काम है आपके लिए। 46 क्वेश्चन नंबर जो है वो देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। बोलते हैं व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो कैग है ना, कैग, इसके बारे में भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बोलते हैं कैग का जो अपॉइंटमेंट पीरियड होता है, कितने पीरियड के लिए जो है कैग को अपॉइंट जो है वो किया जाता है। देखो अगर हम बात करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज़ अर्लियर, यानी कि 6 वर्ष या 65 ईयर्स। ये अगर 6 वर्ष पहले पूरे हो जाते हैं तो ये इनका कार्यकाल माना जाएगा, और अगर ये 65 ईयर इसके पहले हो जाते हैं तो वो उनका कार्यकाल जो है माना जाएगा कि इस टाइम तक इनका कार्यकाल जो है वो रहेगा।
अगर हम बात करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो इनसे भी क्या कोई आर्टिकल जो है वो डील करता है? पहले तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। और इनसे कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है? तो आर्टिकल नंबर 140, 148 आर्टिकल नंबर जो है वो बात करता है कैग की। ये आपने ध्यान रखना है। एक आर्टिकल ऐसा बना दिया है इन्होंने जिसमें ड्यूटीज और पावर दे दी कैग की, जिसमें इनके बारे में डिस्क्राइब कर दी। तो आर्टिकल नंबर 140 इन्होंने ऐसा बना दिया जिसमें ड्यूटीज की बात की गई कैग की, जिसमें पावर की बात की गई कैग की। ये आप ध्यान रखिए। और कैग को अपॉइंट कौन करता है ये पता होना चाहिए। अपॉइंटमेंट तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए हर एक बॉडी की जो अपॉइंट यहाँ पर होती है इंडिया में। देखो, अपॉइंटमेंट कैग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसको जो है वो गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी जो है वो कहा जाता है। कैग की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। ये आप ध्यान रखिए। कैग की अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। और ये किस तरह की बॉडी है? कैग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैग भी उसी तरह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो मानी जाती है, कही जाती है। अच्छा, अब यहाँ से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा कि प्रेजेंट टाइम में जो कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, वो कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में ये हैं जिनका नाम है गिरीश चंद्रा मुर्मू। ये गिरीश चंद्रा मुर्मू जो है वो क्या है? ये है प्रेजेंटली कैग। आपने ध्यान रखना है कैग के बारे में भी, और मुर्मू नाम याद रखिए, और गिरीश चंद्रा मुर्मू इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन, बोलते हैं हु इज कम्पिटेंट टू डिसॉल्व दी राज्यसभा। तो बोलते हैं राज्यसभा को डिसॉल्व करने के लिए, इसका विघटन करने के लिए कौन सक्षम है? देखो, राज्यसभा को डिसॉल्व करना ये बहुत बड़ी बात कही गई है। राज्यसभा को डिसॉल्व किया ही नहीं जा सकता। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। किस तरह का हाउस है? परमानेंट हाउस जो है और राज्यसभा को कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिए। और राज्यसभा के बारे में ध्यान रखना है कि इसके जो सदस्य होते हैं वो कितने कार्य टाइम के लिए चुने जाते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्षों के लिए जो है वो चुने जाते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे ना लोकसभा के साथ, लोकसभा के सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, परंतु राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए जो है वो चुने जाते हैं। ये पता चल गया। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन जैसे राज्यसभा लोकसभा में स्पीकर होते हैं ना, वैसे राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। तो राज्यसभा के चेयरमैन जो है वो कौन होते हैं? वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कोई भी मंत्री जब बनता है ना, तो मंत्री क्या लोकसभा से ही बन सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मंत्री राज्यसभा के सदस्य को भी बनाया जा सकता है। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जिनको जो है वो राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। एक नाम मैं बता देता हूं, जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है एस जयशंकर। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये राज्यसभा से चुने गए हैं और ये मंत्री भी हैं। अब आप अन्य किसी का नाम कमेंट करके बता दीजिए कि कौन है जो राज्यसभा से भी चुने गए हैं और मंत्री भी हैं। एक अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग और एक अच्छा रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बोलते हैं हु कुड बी द मैक्सिमम टाइम, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0R। तो बोलते हैं शून्यकाल जो होता है, 0R जो होता है, उसकी अधिकतम समय सीमा कितनी हो सकती है? 0R की जब भी बात की जाती है तो 0 आवर की जो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम लिमिट हो सकती है वो कोई स्पेसिफिक रूप से मेंशन नहीं की गई है, उसको स्पेसिफिक रूप से नहीं बताया गया है, तो उसका कोई डेफिनेट पीरियड है ही नहीं। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डेफिनेटली कंफ्यूजन जो है वो हो जाएगा अगर डिटेल में पता नहीं होगा, और क्वेश्चन जो है वो क्या होगा? गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए, हमारी सारी वीडियोस जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल हैं, और बाकी की पॉलिटी के सेशन, HP GK के सेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पर जो है वो मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख लेना अगर नहीं देखे हैं अभी तक। अब 0 आवर की बात करते हैं। 0 आवर जो है वो स्टार्ट होता है इमीडिएटली आफ्टर दी क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर के इमीडिएटली बाद जो है वो 0 आवर जो है वो स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना। और ये कब तक चलता है? तो ये जब तक एजेंडा डे का शुरू होता है तब तक जो है ये चलता है, रेगुलर बिजनेस होने तक ये चलता है। अब अगर हम बात करते हैं कि 0 आवर को आप किस तरह से लिखेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप 0 आवर को इस तरह से लिख सकते हैं कि टाइम गैप बिटवीन दी क्वेश्चन आवर एंड दी एजेंडा इज नोन एज 0 आवर। ये आप लिख सकते हैं। वैसे जनरली होता क्या है, जनरली जो है वो 0 आवर जो है वो 12 बजे जब सेशन लगा होता है तो उस टाइम स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो MP होते हैं ना, वो अपने क्वेश्चन जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं उनको रेज वो करते रहते हैं। और 0 आवर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन किया गया है, तो ये वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है।
ये खुद की एक इनोवेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में आई और ये 1962 से जो है वो चल रहा है, ये भी ध्यान रखें। एक तरह से अगर आप कहेंगे तो ये एक इनफॉर्मल डिवाइस ही दी गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जहां पर वो इम्पोर्टेंट पब्लिक इशू को जो है वो रेज कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। क्या बोलते हैं यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं हु रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विशेष। तो बोलते हैं कि कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रह सकता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो ऑफिस में रह सकते हैं, ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे कौन है, ऐसे हैं गवर्नर, गवर्नर ऑफ स्टेट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। गवर्नर जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक अपना ऑफिस जो है वो होल्ड कर सकते हैं। असल में अगर आपसे कोई पूछे ना कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जो है अपॉइंट जो है वो करते हैं। गवर्नर की ही अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर जो है इनकी शपथ जो है वो, इनकी ओथ जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, तो इनकी ओथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। और अगर आप गवर्नर के टर्म की बात करते हैं तो वैसे तो गवर्नर 5 वर्षों तक जो है वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, परंतु ये 5 वर्ष जो हैं वो एक्सटेंड किए जा सकते हैं और इनको पहले रिजाइन देने के लिए भी कहा जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नर से रिलेटेड, गवर्नर ऑफ स्टेट जो होते हैं उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल जो है वो बनता है, वहाँ से आर्टिकल नंबर 153 जो है वो बनता है गवर्नर ऑफ स्टेट से रिलेटेड। और गवर्नर की अपॉइंटमेंट से कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल नंबर 155 जो है वो डील करता है। गवर्नर की जो ओथ होती है उससे कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल नंबर 159 जो है उसके साथ डील करता है। और गवर्नर के साथ पार्डन पावर भी है, गवर्नर किसी को क्षमा भी जो है वो कर सकते हैं, किसी को अगर जुडिशली जो है वो क्षमा सुनवाई गई है तो वो आर्टिकल नंबर 161 में जो है वो आता है। तो ये गवर्नर से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं, उनको भी जो है आप ध्यान रखिए। अच्छा, आपको पता है क्या कि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, वो केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो होते हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश मैं बात करूंगा लद्दाख की स्पेसिफिक रूप से, तो लद्दाख के जो प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, वो है RK माथुर, ये हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो लद्दाख जो था वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनकर आया था 2019 में, और ये जो है वो RK माथुर जो है यहाँ के गवर्नर जो था वो चुने गए थे। अभी मैं क्यों स्पेसिफिक रूप से गवर्नर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नर यहाँ पर 3 इडियट मूवी तो आप सभी ने देखी है, तो वहाँ पर सोनम वांगचुक जो है वो अभी एक स्ट्राइक पर बैठे हैं, उनके कुछ कंसर्न है लद्दाख को लेकर, वो शेड्यूल 6 की जो है वो बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर जो है उनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर वो बैठे हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी उन्होंने बात की थी। तो ये सारी चीज़ें ना लिंक होती हैं और एग्जाम में इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती हैं, तो मैंने वही एक काम करने की कोशिश की है कि ताकि आपका जो बैग ऑफ क्वेश्चन है उसमें एक और क्वेश्चन जो है वो ऐड हो जाए करंट अफेयर का। वह क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बोलते हैं अ हाई कोर्ट जज एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ। तो बोलते हैं हाई कोर्ट का जज जो होता है अगर उसको अपना त्याग पत्र सौंपना है तो वो किसको जो है अपना त्याग पत्र जो है वो देंगे। अगर हाई कोर्ट के जज अपना त्याग पत्र किसी को देना चाहते हैं तो वो अपना त्याग पत्र जो है वो किसको भेजेंगे, वो अपना त्याग पत्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है वो भेज देंगे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो रिटायर हैं, तो उनके स्थान पर भी एक नए मुख्य न्यायाधीश बनने हैं, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके लिए बनेगा, और जब उनको अपॉइंट किया जाएगा तब तो हम डिस्कस करेंगे ही। परंतु प्रेजेंट टाइम में आप ध्यान रखिए कि प्रेजेंट टाइम में जो है कितने टाइम के लिए बनते हैं। तो हाई कोर्ट की जज की टाइम पीरियड तो फिक्स नहीं है कि ये 5 साल के लिए बनेंगे, 10 साल के लिए बनेंगे, परंतु एक एज रखी गई है, यहाँ पर एज रखी गई है 62 ईयर। 62 ईयर जो है वो एज रखी गई है कि हाई कोर्ट के जज जो हैं वो 62 ईयर्स होने तक जो है वो जज बने रहेंगे। हाई कोर्ट की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पुराने जो हाई कोर्ट हैं, जैसे कि हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, जो 1862 में सबसे पहले बने थे, वो आपके मन में आ जाते हैं। और आर्टिकल नंबर 214 से लेकर 231 तक जो कि पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आते हैं, तो ये इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, जुडिक्शन की बात करते हैं, पावर प्रोसीजर की जो है वो बात करते हैं, और हाई कोर्ट की भी ये बात करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। और इनको अपॉइंट कौन करता है, तो इनको अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस
जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट इसमें कंसल्ट करते हैं किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ और गवर्नर ऑफ स्टेट के साथ। और ऑफिस कब तक होल्ड कर सकते हैं वो तो आपको पता चल गया। तो ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ से क्लियर कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी वॉज। तो इमरजेंसी जब लगी थी ना इंदिरा गांधी के टाइम में, तो उस टाइम एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट जो था वो पारित की गई थी। वो कौन सी अमेंडमेंट थी? वो थी 42nd अमेंडमेंट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप जिसको कहते हैं, वो उस टाइम पास की गई थी। यहाँ से ही ध्यान रखना है कि कब पास हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये पास हुई थी 1976 में। 1976 में जो था ये पास हुई थी। और ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, इसके बारे में एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि ये जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जो है वो जानी जाती है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानी जाती है। इस अमेंडमेंट ने बहुत सारे चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में किए, जैसे कि कुछ नए वर्ड जो था वो प्रियम्बल में ऐड कर दिए गए। सोशलिस्टिक, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये सब जो था वो ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल के अमेंडमेंट के द्वारा। इस अमेंडमेंट ने ही जो था वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पता है पार्ट 4A में आती हैं। पार्ट 4A में आती हैं। पार्ट 4 में तो आपको पता है फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो पार्ट 4A के एक नया बनाया गया जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बनाया गया। और इसमें जो था इस अमेंडमेंट की सहायता से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो था वो डाला गया। और यही अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट जो ट्राई करती है जो पावर होती हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास उनको सीमित करने की, उनको कम करने की। तो इसी अमेंडमेंट से जो है वो भी होता है। तो ये ध्यान रखिए 1976, और उस टाइम इंदिरा गांधी जो था वो प्रधानमंत्री थी। और आपको पता चल गया कि इसीलिए इसे मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट कहा गया। इमरजेंसी का टाइम उस टाइम था चला हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन क्लियर यहाँ से हो गए। क्वेश्चन जो आपको कमेंट करके आंसर बताना है, क्वेश्चन आपके लिए है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो था वो कब जो था वो ऐड की गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अभी आपने पढ़ा कि पार्ट 4A में ऐड की गई, और ये कब ऐड की गई ये आपने जो था वो कमेंट करके जो है वो बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक अच्छा रिवीजन आपका यहाँ से हो जाएगा। और देखिए टेलीग्राम पर अगर आप अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्विज़ मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट PDF नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट मिल जाती है, तो वहाँ पर जुड़ जाइए। वहाँ पर जुड़ने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31, इस तरह से सर्च, और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 25,200 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको जो है वो हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।